हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एके सर। टुडे जो वीडियो आज हम लोग डालने वाले हैं, इट विल बी अबाउट ट्रेन थियरी। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का ये एक पार्ट है और ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल हो सकता है जो यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज लाइक एमपीएससी, यूपीपीएससी, तमाम जहाँ पर हिस्ट्री का जो बहुत ही ज़्यादा वेटेज है, इम्पोर्टेंस है, लाइक यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम्स है, महाराष्ट्र सेट, यहाँ सब जगह ये वीडियो बेशक काम में आएगा, जो आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करेगा। बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाया है। बने रहिए आखिरी तक। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला जो देखते हैं, फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन। ये इकोनॉमिक ड्रेन क्या है? इकोनॉमिक ड्रेन मतलब खाली होना। तो हमारा जो पैसा है, भारत का पैसा, वो किस तरीके से खाली हो रहा था और इसको ब्रिटिशर्स यहाँ से कैसे बाय द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर लूट कर लेकर जा रहे थे। अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो सैलरीज और पेंशन्स ऑफ ब्रिटिश सिविल मिलिट्री ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडिया, जो भी ब्रिटिश अधिकारी ऑफिशियल्स यहाँ पर काम करते हैं, उनको सैलरी दी जाती है, पेंशन दी जाती है, ये सब इंडिया के पैसे से दी जाती है। बराबर। चलो आगे यहाँ पर दूसरे इस पे बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन्स। ये लोग बड़ा बड़ा डेट वगैरह लिया करते थे, कर्जा लिया करते थे, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी हमारे भारत के पैसे से भरा करते थे। प्रॉफिट्स ऑफ द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट। अब ये वाला फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, रेलवेज और भी ऐसे बहुत सारी चीजें जहां पर ब्रिटिश के जो कैपिटलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट मतलब जो उद्योगपति, लाइक आप ऐसे बोल सकते हो कि जिसके पास बहुत ज्यादा जमा पूंजी होती है और वो उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है ये नियत से कि उसको वहां पर वो प्रॉफिट होगा। जैसे अगर किसी के पास 1 लाख या 1 करोड़ रुपए हैं, अगर वो किसी इन्वेस्टमेंट में डालना चाहता है, कोई इंडस्ट्री में या तो और कोई प्रॉफिटेबल वेंचर में, और जहां से उसको मुनाफा होता है, तो कैपिटल ये होता है कि आपका एक सरप्लस अमाउंट है, आप उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ऑन दी, जो आपको प्रॉफिट की नीयत से होता है। होम चार्जेस एक्सपेंसेस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। अब ये थोड़ा सा एक बड़ा टॉपिक है और बेसिकली ये ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हैं ना, उनमें से 2 पॉइंट लाइक सैलरीज, पेंशन हो गया, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सारे पॉइंट्स होम चार्जेस एक्सपेंसेस में ही आते हैं। मैं इसको आगे पॉइंट एलैबोरेट करके बताऊंगा, लाइक थोड़ा सा हम आगे इसको और बेटर तरीके से समझेंगे। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कि वो पारसी फैमिली के अंदर 1825 में उनका जन्म हुआ और बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से ये बिलोंग करते थे। एल्फिंस्टोन जो कॉलेज है, जो हमारे बॉम्बे में ही पड़ता है, आज मुंबई में, वहां से इनका एजुकेशन हुआ। उन्होंने नियरली अराउंड 10 साल तक की टीचिंग भी की और उसके बाद में इंडस्ट्रियलिस्ट, ये लाइक बिजनेस वगैरह में इनको बहुत ही ज्यादा रुचि थी, तो ये बिजनेस की तरफ थोड़ा सा इनका रुझान होता है। आफ्टर दैट 1874 में ही वॉज अ दीवान टू द महाराजा ऑफ बड़ौदा। तो जो बड़ौदा के जो महाराजा थे, पहले हमारा बॉम्बे प्रोविंस जो है कराची तक के लगता था, बहुत ही बड़ा उसका एरिया था। तो जो बड़ौदा के जो महाराजा थे तो उनके ये दीवान थे। तो ब्रिटिश रेसिडेंट जो होता है, ब्रिटिश रेसिडेंट कैसा है कि अंग्रेजों ने महाराजा, नवाब्स, किंग्स वगैरह, हमारे जो भी भारतीय इससे होते थे, वहां पर अपना एक रेसिडेंट रखा करते थे उनके ऊपर निगरानी और नजर रखने के लिए। तो ब्रिटिश रेसिडेंट से हो जाती है इनकी नोक झोंक, एंड ड्यू टू दैट रीजन दादा भाई नौरोजी यहाँ से रिजाइन कर जाते हैं। ये एक पहले ऐसे भारतीय हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा होता है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में आप मान सकते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट का लोकसभा, जहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, लोग अपना लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे हमारे एमपीज वहां पर इलेक्ट होकर के जाते हैं, तो वैसे यहाँ पर ये हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट होते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये फाउंडर मेंबर है इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर फाउंड होता है। 1886 में उन्होंने इसका प्रेसिडेंटशिप संभाला, 1893 में दूसरा, और 1906 में तीसरी बार ये यहाँ पर प्रेसिडेंट बने। तो पॉलिटिकल करियर और देश के लिए काम काफी रहा है दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं,
लेकिन दादा भाई नौरोजी के बारे में इतनी बात और इतनी चर्चा आखिर अचानक से इकोनॉमिक ड्रेन में क्यों है? तो ये इसलिए है कि इन्होंने जो ब्रिटिशर्स के ऊपर इनको पूरा भरोसा था, और दादा भाई नौरोजी जैसे जो मॉडरेट लीडर्स हैं, उनको ऐसे लगता था कि ब्रिटिशर्स हमारे भलाई के लिए आए हैं। जब हमने उनसे और अच्छे तरीके से काम किया उनके साथ में, और हमारा जब कांग्रेस के बाद में मिलना जुलना होता है, तो सारी चीजें समझ में आने लगती है कि इनका जो नेचर है वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है। और आपने एक बुक लिखी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये बहुत ही ज्यादा जो नेकेड इंपीरियलिज्म है, एक्सप्लॉयटेशन है, उसका पर्दाफाश करता है। 1867 में, अब देखिए कांग्रेस के फॉर्म होने से पहले ही उन्होंने एक यहाँ पर ये अपना इंग्लैंड्स ड्यूटीज टू इंडिया, यहाँ पर ये इंग्लैंड की स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग है, इसको देख लीजिएगा, LANDS आना चाहिए, ड्यूटीज टू इंडिया इज ब्रिटिश रूल इन इंडिया ए बेनिफिट टू इंडिया और इंग्लैंड। उन्होंने ये बात वहां पर स्टार्ट की थी। मतलब लोगों के दिलों में कैसा है, थोड़ा सा चल रहा था इन देयर माइंड्स, बट दे वर नॉट रेडी टू फेस ऑफ द ब्रिटिश माइट। उनको पता था कि हम अगर ऐसे कुछ बोलेंगे तो हो सकता है कि हमारे ऊपर कुछ पाबंदी लगा दी जाए। तो धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी आवाज बुलंद करना स्टार्ट की। एंड इट वाज समथिंग अराउंड आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस ओनली। 1867 में उन्होंने कि ये जो रूल है ब्रिटिश रूल का, ये फायदा किसको कर रहा है, भारतीयों को फायदा कर रहा है कि इंग्लैंड को फायदा कर रहा है? आपने 1873 में एविडेंस दिया सेलेक्ट कमेटी के सामने कि कैसे कैसे कुछ एक्सप्लॉयटेटिव यहाँ पर नेचर है ब्रिटिशर्स का। लेकिन हम लोगों ने एक सीधा, जो कहते हैं ना कि ब्रिटिशर्स की तरफ सामने एकदम उनके सामने रह करके बोलना, इट वाज समथिंग अराउंड 1890s आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद में हम थोड़े से यहाँ पर तेज हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। देखो मैंने अभी आपको बताया था ये दादा भाई नौरोजी हमारे ब्रिटिश MP भी रह चुके हैं। ड्रेन थियरी, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ता हूँ कि ही वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द UK हाउस ऑफ कॉमन्स बिटवीन 1892 टू 1895 एंड द फर्स्ट एशियन टू बी अ ब्रिटिश MP। Drain theory. His book Poverty and Un-British Rule in India brought about attention of the draining of the wells into India's Britain। और आपका जो डेथ है 1917 है, तो लगभग मोर देन 90 ईयर्स ऑफ आपको एज मिला और आपने काफी यहाँ पर काम किया। नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, पारसी इंटेलेक्चुअल, एजुकेटर, कॉटन ट्रेडर, अर्ली इंडियन पॉलिटिकल सोशल लीडर। ही वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द UK 1892 से 95 तक, फर्स्ट एशियन टू बी द ब्रिटिश MP। अभी आपकी जो बुक का कवर है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल, ठीक है, अन ब्रिटिश रूल मतलब जैसे ब्रिटिशर्स के प्रिंसिपल्स हैं वो हिसाब से यहां पर हमारे यहाँ पे नहीं लागू करते। अगर ऐसे होता तो गुड ब्रिटिश रूल, एडवांटेजियस ब्रिटिश रूल, मेरिट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, ऐसा कुछ टाइटल होता। तो यहां पर अन ब्रिटिश रूल, अन ब्रिटिश मतलब जो एक ब्रिटिश को, जो उनकी छवि है मार्केट में, उससे कई ज्यादा ऑपोजिट टाइप ऑफ डायरेक्शन में इंडिया में इनका रूल चल रहा है। तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। चलो बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ। अब ये मेथड्स ऑफ ड्रेन, मेथड्स ऑफ ड्रेन में वही जैसे फॉर्म्स ऑफ ड्रेन का थोड़ा सा एलैबोरेशन है ये। प्लंडर, लूट मार करके ले जाना, हमारा पैसा बाहर जा रहा है। ट्रिब्यूट, कोई राजा ने कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को पूरा एक सेटअप बिठाया था, और वो मीर जाफर ऑलरेडी बिक चुका था अंग्रेजों के हाथों। और सिराजुद्दौला की डेथ के बाद में मीर जाफर को लगता है कि अब मैं बंगाल का नवाब बन चुका हूं, तो बहुत आसान होगा, इट विल बी अ केक वॉक। लेकिन ब्रिटिशर्स उनको चारों तरफ से बहुत मेंटली घेर लेते हैं, और ऐसे हो जाता है कि मीर जाफर कुछ नहीं कर पाता। मीर जाफर जैसे ही नवाब बनता है वैसे उन्होंने करोर्स ऑफ रुपीस रॉबर्ट क्लाइव और उनके साथियों को दिए। तो ये पैसा इंडिया में इन्होंने नहीं लगाया। तो यही सब ट्रेन है, ये ट्रिब्यूट हो जाना, चोरी करना, जैसे प्लंडर, लूट मार करना, गिफ्ट्स हो जाना, सैलरीज एंड पेंशन, ये वाला पार्ट हम लोग स्टार्टिंग के स्लाइड में ही देख चुके हैं। जो भी यहाँ पर काम करता है इंडिया में, ब्रिटिश एम्प्लॉय, और ब्रिटिशर्स एम्प्लॉय जो भी इंग्लैंड में भी काम करते हैं, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, जुडिशियल,
कैपेसिटी में, उन सभी के सैलरीज और पेंशन्स हमारे ही पैसे से उनको जाते हैं। तो ये कैसा रूल है? रेमिटेंसेस ऑफ मनी टू द इंग्लैंड, यहां से जो पैसे भेजते हैं हम, तो वो भी इंग्लैंड की तरफ जाता है। सरप्लस रेवेन्यू एंड टैक्सेस, ज्यादा पैसा, ज्यादा टैक्सेस, ये भी इंग्लैंड की तरफ ही जाता है। अब जब सब इंग्लैंड की तरफ ही जा रहा है, ये पैसा जा रहा है, पैसा सारा सब कुछ इंग्लैंड की तरफ ही लग रहा है, इसका मतलब इंडिया जो है वो इंग्लैंड को पाल रहा है। कितना बड़ा दिल है हमारे भारत का। अब होना ऐसे चाहिए था कि अगर प्रॉपरली ब्रिटिश रूल होता, उनके संवैधानिक जो मूल्य हैं अगर उनके हिसाब से होता, तो हमारा इंडिया कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं होता। हमारे नेचुरल रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट किए जाते हैं और उसके बाद में अपनी झोली भरी जाती है। वही पैसा अगर ये हमारी कंट्री में लगाते, तो सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इनके यहां पर आया, अगर वही हमारे यहां पर लेकर आते, तो सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। हमारा पैसा हमारे यहां पे नहीं लगा, हमारा पैसा इंग्लैंड की तरफ डाइवर्ट हो रहा था, और इसी के लिए हम डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, सेंचुरीज बाय सेंचुरीज गरीब होते जा रहे थे। तो ये इनके मेथड्स ऑफ ड्रेन थे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं दूसरे तरफ। होम चार्जेस। इंडिया टू इंग्लैंड ह्यूज पेमेंट्स सच एज फॉलोज। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट रेज्ड इन इंग्लैंड। अभी थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूं, फिर अपन देखते हैं इसे। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट रेज्ड इन इंग्लैंड, मतलब पब्लिक डेट जो लोन लिया गया है इंग्लैंड के अंदर, वो भी हमारे भारत के पैसे से उसका इंटरेस्ट भरा जाता है। पेमेंट्स टू सिविल डिपार्टमेंट, इरिगेशन एंड रेलवेज, इसके अंदर भी जो काम करने वाले लोग हैं, इनका सारा पैसा, सब कुछ इंडिया के पैसे से ही होता है। तो ये हमारे ऊपर रूल कर रहे थे अपनी झोली भरने के लिए, और जो भी कुछ भी होता था हमारे ही पैसे से हम इनको सब कुछ करते थे। मतलब ऐसे हो रहा है कि इंडिया को लूटने के लिए भी इंडिया इनको पैसे दे रहा है। वही हो गया। ऑफिस एक्सपेंसेस टू रिटायर्ड पर्सोनल वर्कड इन इंडिया और इंग्लैंड, उनके जितने भी ऑफिस के खर्च होते हैं तो ये सारे इनके पैसे से। मतलब इंग्लैंड जो है कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है इंडिया को सुधारने के लिए, बल्कि इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है इंग्लैंड को आगे बढ़ाने के लिए। पेंशन टू द आर्मी एंड द नेवी पर्सोनल, जो नेवी में काम करते थे, आर्मी में काम करते थे, उनको हमारे ही पैसे से पेंशन दी जाती थी। 25% या 1/4 ऑफ द रेवेन्यू, चार में से एक हिस्सा इंडिया से बाहर जाता है होम चार्जेस के नाम पे, सिर्फ होम चार्जेस के नाम पर। तो ये जितना भी हम लोगों ने ऊपर देखा, ये सारा सब कुछ यहाँ पर होम चार्जेस कहलाता है। अब बात समझ लीजिए कि 25% जब इतना जाता होगा, तो छुप करके और कितने रेमिटेंसेस जाते होंगे, ट्रिब्यूट्स कितने, गिफ्ट्स कितने होते होंगे, ट्रेडिंग एक्टिविटीज से कितना पैसा जाता होगा, ये तो दूसरा टाइप ऑफ ड्रेन है। तो होम चार्जेस से ही 1/4 ऑफ द रेवेन्यू जा रहा है। दादा भाई नौरोजी ने 1814 से 1865, ऐसा उन्होंने बताया है। देखो 1814 में दादा भाई नौरोजी का जन्म भी नहीं हुआ, उन्होंने स्टडी की और उन्होंने बताया 1814 और 1865 के बीच का जो पीरियड है, समथिंग अराउंड 40 ईयर्स, ये 50 ईयर्स का जो पीरियड है, 350 मिलियन पाउंड हमारे यहाँ से ड्रेन होता है, मतलब इंग्लैंड की झोली भरता है। जीवी जोशी, जो गणेश वासुदेव जोशी है, उन्होंने ये कहते हैं कि 4 साल के अंदर 600 मिलियन पाउंड लगभग गए। एस एन बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का ये कहना है कि 30 ईयर्स जो 19वीं सदी के थे, उसके अंदर 30 मिलियन पाउंड, मतलब हर साल 1 मिलियन पाउंड एवरेज एनुअल ड्रेन होता था। तो सबके अलग अलग कारण है, लेकिन सभी लोगों ने एक बात क्या की है कि पैसा भारत से बाहर जाता है। आरसी दत्त, इनका भी काफी अच्छा काम रहा है। 30 मिलियन पर ईयर, अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी, ऐसा उन्होंने कहा है कि 20वीं सदी के स्टार्टिंग में 30 मिलियन पर ईयर पैसे जाया करते थे। तो इस तरीके से इनका इतना ड्रेन हो रहा है, मतलब इनका इतना। आरसी दत्त ये कहते हैं कि अर्ली ईयर्स में 30 मिलियन है, तो लगभग दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए तो मिलता जुलता है।
चलो आगे देखते हैं। आरसी दत्त, आरसी दत्त देखिए, आरसी दत्त ये है और ये है एमजी रनाडे। आरसी दत्त ने कुछ कहा है, टैक्सेशन रेज्ड बाय अ किंग इज लाइक द मॉइस्चर ऑफ द अर्थ सक्ड बाय द सन, बट द मॉइस्चर रेज्ड फ्रॉम द इंडियन सॉइल नाउ डिसेंड्स। मतलब ऐसे होता है कि जो राजा टैक्स लेता है तो ये होता है कि जो अर्थ की जो नमी है वो सूरज सोख लेता है, बराबर है ना। लेकिन हमारे भारत की कुछ ऐसी बात है कि यहाँ से मॉइस्चर, ये है कि यहाँ पे से मॉइस्चर निकलता है, बादल यहाँ पर बनता है और उसके बाद में बरसात कहाँ पर होती है, इंग्लैंड में होती है, भारत में नहीं होती। तो इन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाया कि जो पैसा हमारे यहाँ से निकलता है लेकिन पैसे की बरसात इंग्लैंड में होती है। तो ये एक मेथड ऑफ ड्रेन समझाने का तरीका है। एमजी रनाडे ने कहा है कि मोर देन वन थर्ड वॉज ट्रेन्ड बाय द ब्रिटिश इन वन फॉर्म ऑफ द अदर। जैसे तैसे एक तिहाई हिस्सा इन लोगों ने हमारे यहाँ से ड्रेन किया है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रेन थियरी, अब यहाँ पर भी आरसी दत्त ने कुछ लिखा है, क्या लिखा है वो देखते हैं। For when taxes are raised and spent in a country, the money circulates among the people. जब हमारे यहाँ पे टैक्सेस दिए जाते हैं, लिए जाते हैं और उसके बाद में हमारी ही कंट्री में अगर उसे स्पेंड किया जाता है तो पैसा घूमता है, ट्रेड उससे बढ़ता है, इंडस्ट्रीज वगैरह आगे बढ़ती है, एग्रीकल्चर के ऊपर उसका पॉजिटिव प्रभाव दिखता है। एंड इन वन शेप ऑफ द अनदर रीचेस द मास ऑफ द पीपल, मतलब जनता तक के वो पहुंचता है। लेकिन जो टैक्स है अगर कंट्री से बाहर जाता है तो इसका मतलब ये है कि पैसा हमसे हमेशा के लिए छूट गया। इट डज नॉट स्टिमुलेट हर ट्रेड और इंडस्ट्रीज। जब हमारे पास पैसा ही नहीं हमारी कंट्री में तो ट्रेड कैसे आगे बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज कैसे आगे बढ़ेंगी और वो जनता तक कैसे पहुंचेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वॉज एनुअली ड्रेन्ड फ्रॉम द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया। तो इंडिया में इंडिया के लोग टैक्स देते हैं, टैक्स देते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल, इंडियन गवर्नमेंट आज अगर अपने से टैक्स लेती है और मान लेते हैं कि वो कोई दूसरे कंट्री के ऊपर खर्च करती है, एग्जांपल चाइना, तो हमारा कंट्री तो ऑब्वियसली खत्म होने पे रहेगा। तो ये कुछ एक्टिविटी ब्रिटिशर्स कर रहे थे। ड्रेन एज अ लॉस ऑफ कैपिटल नॉट एज ए लॉस ऑफ वेल्थ। लॉस ऑफ कैपिटल मतलब ड्रेन जो है, हमारा तो पैसा जा ही रहा है लेकिन अगर ड्रेन नहीं होता, वो पैसा इधर ही रहता तो पैसा अपना कैपिटल बनता। वो कैपिटल जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता हम उसको कोई फायदे वाले मुनाफे वाले जगह डालते, उससे और अपनी कंट्री को मुनाफा होता, इंडस्ट्रीज बनती, एग्रीकल्चर बनता, ट्रेड बनता और अपना कंट्री आगे बढ़ता। लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, इसके जो चीजें हैं वो विपरीत हो जाती है। ड्रेन ऑफ कैपिटल लेड टू द इंडस्ट्रियल रिटार्डेशन। पैसा ही नहीं रहेगा, इंडस्ट्रीज तो खत्म हो रही थी, इन्होंने इंडस्ट्रीज को, हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज थी उसको भी तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। तोड़ दिया मतलब उसकी सांसें ही खींच ली। वो एक पूरा एक प्रोसेस है कि कैसे इन्होंने किया। रॉ मटेरियल्स वगैरह, एक अब मैं शॉर्ट में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम उनको फिनिश मैन्युफैक्चर गुड्स वगैरह प्रोवाइड किया करते थे और वो खरीदते थे, अपने मार्केट में जाके बेच करके अच्छे पैसे कमाते थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्रीज भारत में नहीं सेटअप की बल्कि अपने यहाँ से प्रोडक्ट लेकर के हमारे यहाँ पर आके मार्केट में बेचा। अब सीधी सी बात है, हमारा जो आर्टिसंस क्राफ्ट्समैन उनसे क्या मुकाबला करेंगे। अगर मान लेते हैं 10 रुपए का कोई एक सामान मिलता है इंडिया के अंदर, वो अगर 7 रुपए में बेच रहे हैं, अगर हम उसको कम करके 9 में भी बेचते हैं, 9 से नहीं बेच सकते नीचे, तो भी हमारा लॉस है। अगर वो 7 में, तो लोग ये नहीं देखते खरीदने के टाइम पर कि कौन सा, अगर कहीं ऑफर लगा है तो ऑब्वियसली आप वही सामान खरीदेंगे जो आपको सस्ते में पड़ेगा। और इसी की वजह से हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो छोटा मोटा एक अच्छा खासा नेटवर्क था इंडस्ट्रीज का बढ़िया वाला, वो इंडस्ट्रियल नेटवर्क हमारा ब्रेक हो गया। चलो आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टेक केयर एंड जय हिंद।